हे गाइस, तो आज मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये भी अगर आप देखें तो ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट 1 में है ये डीपीएसपी। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे भारत के राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए अगर मैं लगातार वीडियो बनाता हूँ, अगर मान लीजिए मैं कुछ फंबल कर देता हूँ या कुछ गलत बोल देता हूँ, तो अगर मैं उसे सही नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा सही करने की। अगर नहीं करता हूँ तो आप कमेंट में उसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये रहेगी बीएड के लिए, स्पेशली बीएड पॉइंट ऑफ व्यू में रहेगी। ये कंपटीशन के लिए भी आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेसिकली हम बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से ही जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे डीपीएसपी की। तो मैंने ये लिखी नहीं है, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप इजीली वो आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, देखिए बीएन राव जो थे ना, बीएन राव का नाम मैं ले रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे। बीएन राव कौन थे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। किसके? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी उसके ये संवैधानिक सलाहकार के, वो सलाह देते थे। ठीक है, बीएन राव। तो कहते हैं बीएन राव ने ना एक रिकमेंडेशन दी। बीएन राव ने संविधान सभा को ये रिकमेंडेशन दी, उन्होंने बोला कि जो अभी हम राइट दे रहे हैं ना लोगों को, इंडिविजुअल को जो भी हम राइट दे रहे हैं, उन्हें ना 2 भागों में डिवाइड करना चाहिए। किन भागों में? 2 भागों में। पहला भाग होगा जस्टिफिकेबल और दूसरा होगा नॉन जस्टिफिकेबल। ठीक है, और इसको ड्राफ्टिंग कमेटी ने मान भी लिया। क्या बोला गया कि जो भी बीएम राव ने ये रिकमेंडेशन दी कि जो भी हम लोगों के लिए राइट बना रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए जो राइट बना रहे हैं, उनको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, जस्टिफिकेबल और नॉन जस्टिफिकेबल। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये मान लिया। अब देखिए जस्टिफिकेबल राइट कौन से होते हैं? जस्टिफिकेबल राइट उन राइट्स को बोला जाता है, ठीक है, जो जस्टिफिकेबल इन नेचर होते हैं, यानी कि न्यायोचित होते हैं। मतलब वो जो है उनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जा सकते हो। ठीक है, अगर उन राइट्स का पालन नहीं हो रहा है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जैसे कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट किस में है? जस्टिफिकेबल में है। अब हम जब डीपीएसपी की बात करते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, तो ये आते हैं नॉन जस्टिफिकेबल में। किस में आते हैं? नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर में। क्यों? क्योंकि ये जो है न्यायालय जो है इनको लागू नहीं करवा सकता। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इनको लागू नहीं करवा सकता। समझ आ गया? तो डीपीएसपी का अगर इस पे पूछा जाए फीचर्स, तो तभी आप ये लिखेंगे कि दे आर नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर। ठीक है, कहता है कि हाँ ठीक है, जो दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिफिकेबल। कहता है ठीक है, नॉन जस्टिफिकेबल है, ये मान लिया, हमने मान लिया कि जी उसको वो जो न्यायालय के पास आप नहीं जा सकते, लेकिन कह रहा है फिर भी जो राज्य है वो कानून बना के इनको लागू कर सकता है। राज्य क्या कर सकते हैं? स्टेट बाय मेकिंग लॉ, कानून बना के जो है इनको लागू कर सकता है। आगे जब मैं इनको बताऊंगा ना आर्टिकल्स, तब आप जानेंगे कि राज्य ने कैसे कैसे इनको लागू किया है। ठीक है, तो राज्य कानून बना के इनको लागू कर सकता है। ठीक है, और देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी आप लिख सकते हैं इसी इंट्रोडक्शन में ही, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पता क्या बोला था, इनको लिखे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ही बोला था। कह रहा है कि कोई भी सरकार जिसको वोट चाहिए ना, कोई भी सरकार जिसको वोट चाहिए, वो इन डीपीएसपी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ठीक है, क्या कहा उन्होंने बोला ए गवर्नमेंट विच रेस्ट ऑन पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डीपीएसपी व्हाइल शेपिंग इट्स पॉलिसी। कि कोई भी गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी बना रही है, जो वोट लेना चाहती है लोगों की, वो अपनी हर एक पॉलिसी में डीपीएसपी को उसे इंक्लूड करना होगा। ये बोला किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं अब हम पॉइंट्स की बात करते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। उनमें सिर्फ चौथे भाग में, यानी कि 4th भाग में कौन आता है? भाग 4th में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे आर्टिकल्स कम्स इज 36 to 51। 36 से लेके 51 आर्टिकल तक, यानी कि 36, 37, 38, ये सभी आर्टिकल किसके अंदर आते हैं? डीपीएसपी के अंदर आते हैं। तीसरा, फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेक दिस आइडिया फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 विच हैड कॉपीड फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने ये आइडिया कहां से लिया डीपीएसपी का? तो उन्होंने लिया आयरलैंड के संविधान से। अच्छा, आयरलैंड ने कहां से लिया? उन्होंने आगे लिया स्पेन के संविधान से। ठीक है, अगला कहते हैं भीमराव अंबेडकर जो है, इन्हें बोलते हैं नोबल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप हिंदी वाले भी ऐसे लिख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हें परिभाषित किया है
एज ए नोवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं ये डबल अंदर करके, ठीक है। ग्रेविल अस्टिन ने डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट, ठीक है। जो ग्रेविल अस्टिन है उन्होंने फंडामेंटल राइट और प्रिंसिपल्स को क्या बोला है, एज अ कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि विवेक हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो ये आपने सारा इंट्रोडक्शन में ये सारा लिख देना, ये 4 पॉइंट ये और जो मैंने स्टोरी बताई स्टार्टिंग में वो। उसके बाद आप लिखेंगे फीचर्स ऑफ डीपीएसपी। अच्छा जी, डीपीएसपी के फीचर्स क्या हैं? तो पहला फीचर्स वही है कि पहला क्या है, कहता है डीपीएसपी रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनोर्मेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। देखिए जो पहले ना, अभी तो हम क्या करते हैं कि संविधान में हम कानून वो अमेंडमेंट कराते हैं और कानून बनाते हैं या पार्लियामेंट से पास करते हैं और उसके अनुसार देश चलता है। जब देश आज़ाद नहीं था ना, तो उस समय क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वहाँ बैठी होती थी वो वहाँ से हर 20-20 साल के बाद या हर साल 10 साल के बाद ना एक एक्ट लेके आती थी। जैसे आपने सुना होगा मांटे मिर्लो एक्ट 1909, 1919, फिर उसके बाद वैसे ही एक 1935 में भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ना एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस करके कुछ था। तो कहते हैं कि ये जो डीपीएसपी नहीं उसी को ही रिसेंबल करता है, उसके जैसा ही है, उसी को ही ये मेल मिलाप करता है। समझा गया फर्स्ट पॉइंट? तो क्या है, डीपीएसपी किसको रिसेंबल करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि किसमें था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। दूसरा, डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न कंट्री, ठीक है। डीपीएसपी जो है किसके बारे में बात करता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव मतलब काफी विस्तार में ये बात करता है इकोनॉमिक कंट्री के, मॉडर्न कंट्री का इकोनॉमिकली कैसे होगा, सोशली कैसा होगा, समाजवाद कैसा होगा और पॉलिटिकल राजनीतिक प्रोग्राम कैसे होंगे, उसके बारे में ये बात करता है। तीसरा, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में हिस्ट्री में बता दिया था कि क्या है, ये नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर है, मतलब न्यायोचित नहीं है, ठीक है। अगला, दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, ठीक है। कानून के जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो इनको लागू नहीं करवा सकता, लेकिन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब किसी कानून की वैलिडिटी को जांचते हैं ना, तो वो इसकी हेल्प लेते हैं, किसकी, डीपीएसपी की, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पढ़ना ही है, तो पढ़ने के लिए मैं यूट्यूब की हेल्प ले रहा हूँ या उसकी हेल्प ले रहा हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वैसे ही जो कोर्ट है, कोर्ट में अगर कोई लॉ की वैलिडिटी को चेक करना हो तो वो डीपीएसपी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये आ गया फीचर्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन बताना मैं भूल गया, डीपीएसपी की अगर आपको लिखनी है वैसे तो यही है कि ये कहता है इट एम्स टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन अंडर विच द सिटीजन कैन लीड अ गुड लाइफ, ठीक है। ये इसलिए बनाई गई कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करी जा सके ताकि जो सिटीजन है वो एक अच्छी लाइफ जी सके। दे आल्सो एम टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। ये एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक वेलफेयर राज्य जो है वो बनाया जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा, थोड़ा लंबा है। कहते हैं डीपीएसपी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। याद रखिए, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डीपीएसपी को डिवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डीपी। संविधान किसी भी क्लासिफिकेशन की बात नहीं करता है, लेकिन इनका जो कंटेंट है इन आर्टिकल्स का या ये जो बताते हैं उसके बेस पे हमने सहूलियत के हिसाब से इनको 3 भागों में बांटा गया है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। देखिए ये भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंटरेस्टिंग नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीएड पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि आपको लंबा लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डीपी। संविधान कोई भी वर्गीकरण नहीं करता है इनका, लेकिन हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और जो कंटेंट है इनका, जो डायरेक्शन है, उनके बेस पे हमने इनको मोटा मोटा डिवाइड किया है। किसमें, सोशलिज्म में, गांधीन एंड लिबरल। सोशल यानी कि जो समाजवाद की धारणा को मानेंगे आर्टिकल, गांधीन जो गांधी जी की फिलोसफीज को मानेंगे और लिबरल जो उदारवाद को मानेंगे, ठीक है। सोशलिज्म समाजवाद, गांधीन यानी कि गांधी जी वाली फिलोसफी और लिबरल यानी कि उदारवाद वाली फिलोसफी, ठीक है। तो आइए अब हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कुछ और डिस्कस भी करेंगे। आर्टिकल 36 क्या बोलता है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 36 की बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 36 जो है ना ये बड़ा आसान है। ये ना सिर्फ डेफिनेशन देता है राज्य की, किसकी डेफिनेशन देता है, राज्य की। और ये भी कहता है आर्टिकल 36 इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, ये राज्य की परिभाषा देगा कि राज्य क्या होगा, ठीक है। ये बोलता है कि जो स्टेट है वही राज्य नहीं होंगे, यूनियन भी इसमें आएगा, ठीक है। और जो भी बंदा जो अथॉरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी है कोई लागू करवाने की, कानून लागू करवाने की, कोई ऑर्डर देने की, वो भी राज्य के अंदर आएगा, ठीक है। इट्स गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अच्छा, डीपीएसपी के बारे में एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना भूल गया, वो भी आप अपने फीचर्स पे लिख सकते हैं। याद रखिए, डीपीएसपी लोगों के लिए नहीं, सरकार के लिए होते हैं, राज्य के लिए निर्देश होता है। किसके लिए होता है, राज्य के लिए ये निर्देश होता है, सरकार के लिए ये निर्देश होता है कि आपको ये चीजें करनी है।
कि जब भी आप अपनी पॉलिसी बनाएं लोगों के लिए, तो जो डीपीएसपी में लिखा गया है उनको ध्यान में रख के बनाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बनाएं, फोर्सेबल नहीं है, राज्य चाहे तो नहीं भी बना सकता है। ठीक है, लेकिन ये बताया गया, इनको निर्देश बताया गया कि ठीक है, आपने जो पॉलिसी बनानी है तो आपने डीपीएसपी को देखना है। किसको देखना है? डीपीएसपी को देखना है, और इसको देखने के बाद ही आपने पॉलिसी बनानी है या इस हिसाब से पॉलिसी बनानी है। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि आपको बनानी ही बनानी है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 डेफिनेशन और स्टेट देता है। आर्टिकल 37 कहता है इस भाग में अवशिष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात डीपीएसपी नॉट जस्टिकेबल। आर्टिकल 37 बोलता है कि डीपीएसपी जो है जस्टिकेबल नहीं है, न्यायोचित नहीं है। क्यों न्यायोचित नहीं है? क्योंकि आप कोर्ट में नहीं बोल सकते, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोल सकते कि जी आर्टिकल 37 तो ये बोलता है और सरकार ने लागू नहीं किया, जी आप लागू करवाइए। नहीं, आप नहीं जा सकते, सर्वोच्च न्यायालय लागू नहीं करवा सकता। ठीक है, लेकिन वहीं पे फंडामेंटल राइट का आपका हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। आप बोलेंगे जी आर्टिकल 14 नहीं मिल रहा मेरे को, सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा अच्छा क्यों नहीं मिल रहा, अभी लेके आते हैं, अभी चलिए उसमें लेके आएंगे सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट में दखल देंगे क्योंकि वो जस्टिकेबल है, लेकिन डीपीएसपी में नहीं देंगे क्योंकि डीपीएसपी जो है वो जस्टिकेबल नहीं है। ठीक है, अगला आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 है, ये कहता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ स्टेट बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय अ गवर्नमेंट एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। ठीक है, यानी कि हिंदी में राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि आर्टिकल 38 जो है वो वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करता है। किसकी बात करता है? वेलफेयर ऑफ स्टेट की। ठीक है, वो कहता है कि राज्य जब भी राज्य कोई कानून बनाए तो वो स्टेट की वेलफेयर को ध्यान में रखे और वो इनइक्वालिटीज को कम करने की कोशिश करे। किसको? इनइक्वालिटीज को कम, जो राज्य में जो इनइक्वालिटी है समाज में, धर्म के नाम पे हो चाहे जाति के नाम पे हो, वो इसको कम करने की कोशिश करे, वैसे कानून वो बनाए, ये आर्टिकल 38 कहता है। ठीक है, यानी कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ स्टेट बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय अ गवर्नमेंट एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। और ये कैसा है? ये सोशलिस्ट है। जो 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड की उसमें ये कौन सी कैटेगरी है? सोशलिस्ट। ये आप ना भी लिखें चलेगा। ठीक है, अगला आर्टिकल 39 क्या बात करता है? ये बात करता है टू सिक्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, इक्वल पे फॉर वुमेन एंड मैन, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि हिंदी में ये कहता है पुरुष स्त्री को जीविका के समान साधन व समान वेतन तथा प्लानिंग। यानी कि आर्टिकल 39 क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो महिलाएं और जो पुरुष हैं उनको समान वेतन दिया जाए। ठीक है, मिलता नहीं, आपने देखा होगा बहुत जगह नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वोच्च न्यायालय चले जाएं, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये जस्टिफिकेबल नहीं है। ठीक है, राज्य की अपनी मर्जी है, वो लागू करवा सकता है, नहीं करवा सकता है, लेकिन उसको करवाना चाहिए। डीपीएसपी में ये लिखा है। ठीक है, कि राज्य जो है एक तो जो रिसोर्सेज हैं, सरकार के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे। ठीक है, कोशिश करे कि वो सभी को इक्वली मिले। और दूसरा, जो मैन एंड वुमेन है उनको इक्वल पे दे। ठीक है, और जो बच्चे हैं उनके हेल्थी डेवलपमेंट के बारे में अपॉर्चुनिटीज लेके आए, ये आर्टिकल 39 बोलता है। अच्छा, याद रखिए कुछ जो आर्टिकल्स थे ना वो पहले से थे, कुछ आर्टिकल बाद में ऐड किए गए, जैसे कि आर्टिकल 39। ये जो आर्टिकल 39 था इसको ऐड किया गया 46 अमेंडमेंट 1976 में, इसलिए मैंने आगे लिखा हुआ है 46 अमेंडमेंट 1976। अगला है आर्टिकल 39A। यार रखिए 40 नहीं है, अगला 39A है। पहले 39A बोलता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 39A क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, हालांकि वो केस करना चाहता है किसी पे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वकील रखने का, विधि सहायता नहीं ले सकता, तो आर्टिकल 39 कहता है कि निःशुल्क विधि सहायता प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इक्वल जस्टिस प्रमोट करने के लिए, सबको बराबर मानने के लिए आप क्या करें? फ्री लीगल एड दे किसे? पुअर के लिए, गरीबों के लिए। ठीक है, और ये कौन सा आर्टिकल है? ये भी 46 अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था, आर्टिकल 39A। यानी कि आर्टिकल 39 और 39A का ऐड किए गए 46 अमेंडमेंट 1976 में, जिसमें 39 बात करता है वुमेन और मैन की इक्वल पे, उनकी सैलरी बराबर हो। ठीक है, रिसोर्सेज का इक्वली यूज हो और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट की बात हो। आर्टिकल 39 ये बात करता है कि जो गरीब आदमी हैं उनको इक्वल जस्टिस दिलाने के लिए उनको फ्री लीगल एड हो, निःशुल्क विधि सहायता हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है ये बात करता है विलेज पंचायत की, यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन की। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दिस आर्टिकल डिस्क्राइब द टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है उनके गठन की बात करता है आर्टिकल 40।
ठीक है, यानी कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन करवाएं, ये लिखा गया है इसमें आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 जो है वो बात करता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑड एज, सिकनेस एंड डिसएबलमेंट। अब देखिए, ये जो आर्टिकल 41 है ना, ये कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आर्टिकल 41 है, ये आप यूज कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के केस में। यहाँ पे लिखा होगा कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए क्या प्रोविजन है, अगर इसी बुक में वो सिलेबस, उसमें आप लिख सकते हैं। इस आर्टिकल्स को लिख सकते हैं जब आपसे बात की जाएगी कि राइट टू एजुकेशन की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताएं। राइट टू एजुकेशन जो कि आप एक्ट है 2009, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आप लिख सकते हैं कि उससे पहले जी ये होता था। तो उसमें आप लिखेंगे कि डीपीएसपी में बात की गई थी आर्टिकल 41 में कि राइट टू वर्क मिले और राइट टू एजुकेशन मिले, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन की बात की गई है। तो जब आप राइट टू एजुकेशन लिखेंगे, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो जब आप 2009 लिखेंगे, तो उसमें जब आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लिखेंगे तो उसमें आप इस आर्टिकल को भी लिख सकते हैं, आर्टिकल 41 को। आर्टिकल 41 क्या बोलता है कि ये राज्य जो है वो क्या करना चाहिए उसे, कि उसे एक तो राइट टू वर्क देना चाहिए और दूसरा काम देना चाहिए, साथ में शिक्षा देनी चाहिए, साथ में अगर उसे कुछ चीज़ों में उसे पब्लिक असिस्टेंस यानी कि पैसा या लोक सहायता भी देनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए, ओल्ड एज है उसके लिए, कोई डिसएबलमेंट है उसके लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इसमें दिया भी जाता है, जैसे बूढ़े लोगों को पेंशन लगाई जाती है तो ये 41 के तहत लगाई जाती है। कई बार आपने जो मनरेगा के तहत जब काम नहीं मिलता है या उसके बाद, तो वो भी कहीं ना कहीं 41 के तहत जो है कि आपको मिनिमम काम दिया जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आपको पैसे दिए जाएंगे, तो वो 41 के तहत ही दिया जाता है। या कई बार बेरोजगारी भत्ता जो आजकल चला हुआ है हिमाचल में दिया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 41 ही जो है वो राज्य को निर्देश देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी करे ना करे राज्य की मर्जी, ठीक है, और आप फोर्स नहीं कर सकते राज्यों को, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 बात करता है टू मेक प्रोविजन फॉर मेक ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव। ठीक है, कि जो है ये राज्य जो है उसे क्या करना चाहिए, प्रोविजन करना चाहिए कि जो काम के जहाँ पे व्यक्ति काम करता है उसको न्याय संगत होना चाहिए, मतलब कि कंडीशन अच्छी होनी चाहिए वर्क की। ये राज्य की ड्यूटी होगी कि कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। साथ में मैटरनिटी लीव की बात करता है ये आर्टिकल 42। ठीक है, आपने देखा होगा जो सरकारी जो महिलाएं होती हैं जो जॉब करती हैं उनको मैटरनिटी लीव मिलती है 6-6 महीने की। आजकल तो प्राइवेट में भी देने का प्रावधान किया गया है, तो वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है, 42 के तहत। ठीक है, यानी कि टू मेक प्रोविजन फॉर मेक ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, कि जो ह्यूमन कंडीशन जो काम करता है यहाँ पे वो एक अच्छी कंडीशन में काम करे, इसके लिए आप ध्यान रखिए राज्य। और साथ में मैटरनिटी लीव की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 43, कहता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। ठीक है, तो ये है कि जो लिविंग वेज है कि मतलब जो ठीक है, ये वर्कर्स के बारे में बात करता है, जो मजदूरों के बारे में जनरली बात करता है कि उनकी जो वेग्स है, उनकी जो सैलरी है कहीं ना कहीं उसको सिक्योर किया जाए। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए, कल्चर अपॉर्चुनिटीज भी उनको दी जाए, है ना, उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, जो निर्वाह मजदूरी है उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ठीक है, ये बात करता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, जैसे कि रूरल एरिया पे जो है आप क्या करें, कॉटेज इंडस्ट्री बनाएं, तो ये आर्टिकल 43 के तहत आता है। तो आर्टिकल 43 किसके बारे में बात करता है, ये लिविंग वेज के बारे में बात करता है। ठीक है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ किसकी, मजदूरों की, जो मजदूर है बेचारे जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दी जाए, उनको एक लिविंग वेज, कम से कम मजदूरी भत्ता दिया जाए। ठीक है, कर्मकारियों के लिए निर्वाह मजदूरी दी जाए, अपॉर्चुनिटीज दी जाए, तो ये आर्टिकल 43 बात करता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 43A। याद रखिए 43 के बाद 44 नहीं है, 43A है, फिर 43B भी है। ठीक है, तो ये वर्कर्स के बारे में ही बात करेंगे तीनों आर्टिकल्स, ये तो हम मान के चलिए 43, 43A, 43B। 43A ने बेसिकली बात करी निर्वाह मजदूरी की। निर्वाह मजदूरी बेसिकली इंग्लिश में बोले तो लिविंग वेज की बात करी और उनके स्टैंडर्ड की बात करी। ठीक है, 43A बोलता है, कहता है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि कहते हैं उद्योगों में ना जो मजदूर हैं वो जो उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो और बढ़े, सिर्फ काम पे ही ना बढ़े, जो मैनेजमेंट है उस पर भी बढ़े। ठीक है, क्या है ना, ये कहता है 43A कि सिर्फ ये नहीं कि मजदूरों से आप सिर्फ काम कराएं और वो चले जाए, नहीं, वो उनकी जो मैनेजमेंट इंडस्ट्री है उसमें भी उनकी जो है क्या बढ़े, पार्टिसिपेशन बढ़े, उसके लिए आपको स्टेप उठाने चाहिए।
ये आर्टिकल 43 ये कहता है, समझ आ गया। यानी कि जो सिर्फ मजदूर हैं वो मजदूरी तक ही सीमित ना रहे, वर्कर तक ही सीमित ना रहे, वो जो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट है उसमें भी वो भाग ले। ठीक है, उद्योगों के काम में मजदूरों का भाग लेना आर्टिकल 43 ये बोलता है। आर्टिकल 43 बोलता है टू प्रमोट वॉलंटियर फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, 43 भी क्या बात करता है, ये प्रमोट करता है कि आप वॉलंटरी फॉर्मेशन, आप खुद की वॉलंटरीज बनाएं। ठीक है, आप खुद की ऑटोनोमस फंक्शन करें, आप डेमोक्रेटिक कंट्रोल करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएं। जो आप सोसाइटीज बना रहे हैं मजदूरों के लिए वो कहीं ना कहीं क्या खुद की बने, डेमोक्रेटिक बने, ऐसा नहीं कोई और बना रहा है कोई नहीं, आप डेमोक्रेटिक कंट्रोल से बनाएं। ठीक है, यानी कि टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमिक फंक्शन, यानी कि वॉलंटरी खुद जो आप काम करना चाहते हैं उसको ये प्रमोट कर रहा है, ऑटोनोमस फंक्शन को ये प्रमोट कर रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल को ये कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ऐसे आपको कंपटीशन में आ सकता है कि कौन सा अनुच्छेद कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने की बात करता है डीपीएसपी में, तो आप आंसर लिखेंगे 43 बी। कौन सा आर्टिकल जो है वो बात करता है कि मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी वर्कर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, आप आंसर लिखेंगे 43 ए। ठीक है, फिर जो अगला आर्टिकल है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये समान सिविल संहिता की बात करता है आर्टिकल 44, यानी कि एक समान सिविल कोड होना चाहिए। ये नहीं कि पर है नहीं इंडिया में, मैं आपको बताऊं है नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट अलग चलता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, इंडियन मैरिज पर्सनल लॉ अलग है, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो पर आर्टिकल 4 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आर्टिकल 45 ये बात करता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6। ठीक है, यानी कि बच्चों के लिए शिक्षा की बात करता है। देखिए, राइट टू एजुकेशन 2009 आरटीई, अगर 2009 का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आता है उसमें आप ये 45 आर्टिकल लिख सकते हैं। पहले मैंने बोला आर्टिकल 41 भी लिख सकते हैं, 45 भी लिख सकते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। ठीक है, और ये अलग से भी आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 40, अगर शिक्षा से रिलेटेड आ रहा है कि माइनॉरिटी से रिलेटेड भी आ रहा है तब भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 45 क्या बात करता है, कहता है ये टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6, कि 6 साल से नीचे जो बच्चा, यानी कि 6 साल से नीचे की बात कर रहा है, 6 से 14 साल की बात नहीं कर रहा, 6 से 14 साल की बात नहीं कर रहा। 6 से 14 साल की बात कौन करता है, आर्टिकल 21A एलिमेंट्री एजुकेशन एवरीवन, वो बात करता है। आर्टिकल 45 बात कर रहा है 6 साल से कम बच्चों की। ठीक है, तो ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि 6 से कम साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए। ठीक है, उनको क्या दी जाए, एजुकेशन दी जाए। ये आर्टिकल 45 बात करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46। आर्टिकल जो 46 है ये बात करता है टू प्रमोट द वर्क एंड एजुकेशन फॉर SC ST एंड अदर बैकवर्ड सेक्शंस। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो ST SC हैं उसके लिए सरकार को कानून बनाने चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। ठीक है, या जो अदर बैकवर्ड सेक्शंस है उसके लिए काम करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा OBC के लिए जो आरक्षण होता है, SC ST के लिए आरक्षण होता है, तो वो कहीं ना कहीं 46 से भी आया हुआ है ना। तो ये 46 में थोड़ा फास्ट बोलूंगा, काफी लंबी वीडियो हो गई है, पर आर्टिकल है ही बड़े ज्यादा। ठीक है, तो आर्टिकल 46 बात करता है टू प्रमोट द वर्क एंड एजुकेशनल फॉर SC ST एंड अदर बैकवर्ड सेक्शन। ठीक है, जब आप उसकी बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप आर्टिकल 46 जोड़ सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि ST SC और अदर बैकवर्ड के लिए जो है आप क्या करें, काम करें सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 47। आर्टिकल जो 47 है ये बात करता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ ड्रग्स एंड इंटॉक्सिन ड्रिंक। यानी कि ये बात करता है, ये राज्य को बोलता है कि राज्य को इस हिसाब से कानून बनाना चाहिए कि वो जो नागरिक हैं उनकी क्या करे, पब्लिक हेल्थ को सुधारे, उनका जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको सुधारे। ठीक है, ड्रग्स की कंजम्पशन को रोके, इंटॉक्सिन जो ड्रिंक है इसको रोके। अब देखिए, आपने जाना होगा बिहार में शराबबंदी है, तो वो कैसे बनी, आर्टिकल 47 के तहत बनी। शराबबंदी उन्होंने कैसे लागू की, आर्टिकल 47 के तहत लागू की। हिमाचल में शराबबंदी नहीं है, क्यों नहीं, आर्टिकल 47 के तहत की नहीं है, क्यों। अब देखिए, आर्टिकल 47 जो है डीपीएसपी, मैंने क्या बोला था, राज्य कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। बिहार ने कर दिया, उनकी मर्जी थी, उन्होंने कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोलेगा भी आपने क्यों किया, है ना। हिमाचल ने नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं बोलेगा आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये राज्य की मर्जी है, करे ना करे। तो आर्टिकल 47 बोलता है कि आपने जो ड्रग्स के जो कंजप्शन है उसको रोकना, या इनटॉक्सिक सब्सटेंस है इसको रोकना है। ठीक है, अपने लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद में शराबबंदी की बात की गई है, किस अनुच्छेद में अच्छे खाने की बात की गई है, वो आर्टिकल 47 है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 48 में थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री टू प्रोवाइड द स्लॉटर ऑफ काउज, काफ्स एंड अदर
अदर क्या लिखा है ये, सॉरी, अदर ड्राइंग कैटल, कुछ ऐसा लिखा है। मतलब ये बेसिकली बात करता है कि आपको एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री को आपको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि जो गाय का वध है उसे आपको निषेध करना चाहिए, ठीक है, काप्स का वध है उसे आपको निषेध करना चाहिए। तो ये जो है ये आर्टिकल 48 बात करता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में से दे कि गाय का वध निषेध करना किस अनुच्छेद में है, 48 में। आपने देखा होगा यूपी में, अभी एमपी में बहुत से राज्यों ने इस आर्टिकल का उपयोग करके गाय के वध को निषेध कर दिया गया है। तो किस आर्टिकल में आता है? 48 में। यानी कि 48 बात करता है ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज टू प्रोवाइड द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काप्स, ठीक है। नेक्स्ट है 48A। देखो 48A जो है ये बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। ये बेसिकली बात कर रहा है इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचाने की, कि आप पर्यावरण को बचाएं, ठीक है, आप वन्य जीवों की रक्षा करें। तो ये कौन बोलता है? 48A। आप पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें और वन्य जीव की रक्षा करें, ठीक है। ये भी 46 अमेंडमेंट 1976 में आया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 49। ये जो 49 है ये बात करता है टू सेव द मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, संरक्षण है, जो किले हैं, पुराने मोनूमेंट्स हैं, कुछ भी है, उनको बचाने के लिए ये आर्टिकल बात करता है। कौन सा? 49। तो मैं इसे फटाफट रिपीट करता हूँ। 46 में हमने बात की इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक को रोकने की, शराबबंदी वगैरह की। 48 में हमने बात की गाय का वध के निषेध की, एग्रीकल्चर को बढ़ाने की। 48A में हमने बात की कि जो मोनूमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने की, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने की। 49 में हमने बात की कि मोनूमेंट को बचाने की, हिस्टोरिक जो इंटरेस्ट है उन चीज़ों को बचाने की, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 बात करता है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी से अलग होना चाहिए। मतलब जो कानून बना रहे हैं एग्जीक्यूटिव, जो कानून का पालन करवा रहे हैं वो, और जुडिशरी जो देख रहे हैं कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। मतलब कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किससे? इससे जो कानून का पालन करा रहे हैं जो सरकार है उससे, और सरकार इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किससे? जुडिशरी से। ये आर्टिकल 50 बात करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 51। ये बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की ये बात करता है, ठीक है, कि आपको इंटरनेशनल पीस और शांति बनाने की कोशिश करनी चाहिए राज्यों को। तो ये आर्टिकल 51 कहता है। तो ये हमने जाना आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। थोड़ी वीडियो लंबी है पर आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है सीधे 16 नंबर का ही आ जाए डीपीएसपी के बारे में लिखिए, तो आपको ये सारे आर्टिकल लिखने पड़ेंगे तभी आप पेज भरेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या फर्क है। देखिए ये आ सकता है साथ में बी ऑप्शन डाल के वो लिख दे कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है, ये भी बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए जब मैं डिफरेंस बताऊंगा ना तो ये जो मैं पॉइंट लिखूंगा ये आप फीचर्स में भी डाल सकते हैं। अगर डिफरेंस नहीं आता है तो ये पॉइंट्स आप फीचर्स में डाल सकते हैं, फंडामेंटल राइट के या डीपीएसपी के, ठीक है। लेफ्ट साइड मैंने बात की है फंडामेंटल राइट की, राइट साइड मैंने बात की है डीपीएसपी की। आइए जानते हैं फंडामेंटल राइट क्या है। पहले कहते हैं दे आर नेगेटिव, दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग थिंग्स। तो फंडामेंटल राइट जो है ना वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये ना राज्यों को रोकते हैं कुछ चीज करने के लिए, जो भी कोई चीज रोकेगा ना वो नेगेटिव होगा। तो ये क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता जी, राज्य इक्वालिटी का अधिकार नहीं छीन सकता, राज्य इसका अधिकार नहीं छीन सकता, राज्य स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीन सकता, राज्य माइनॉरिटीज को कुछ अधिकार देना पड़ेगा। तो ये जो अधिकार हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट रोकते हैं सरकार को कि वो कहीं ना कहीं वो ना बन जाए, ऑटोक्रेट ना बन जाए, ठीक है, तो उसको रोकते हैं, इसलिए ये नेगेटिव है। लेकिन वहीं पे अगर आप डीपीएसपी की बात करें वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वो सरकार को बताते हैं, ठीक है, दे रिक्वायर द स्टेट टू डू थिंग्स। वो स्टेट को बताते हैं कि भाई आप ये करिए, आप गाय के वध को निषेध कीजिए जी, आप दारू को मना कीजिए जी, आप ST के लिए काम कीजिए जी, आप एजुकेशन के लिए 6 साल के कम एजुकेशन की बात कीजिए, ठीक है। तो क्या है? पहला पॉइंट आ गया डिफरेंस कि फंडामेंटल राइट नेगेटिव है, डीपीएसपी पॉजिटिव है। दूसरा, दे आर जस्टिफिकेबल, दे आर नॉन जस्टिफिकेबल, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तीसरा, दे हैव लीगल सैंक्शंस, ठीक है। फंडामेंटल राइट अगर आपके लागू नहीं हो सकते हैं तो आप लीगल सैंक्शंस लगा सकते हैं, उस पर कानूनी प्रक्रिया, कानून के तहत आप लगा सकते हैं इसमें। तो इसलिए बोला जाता है इसको लीगल सैंक्शंस है। लेकिन उसमें क्योंकि लीगल सैंक्शन नहीं होते हैं तो वो मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस है। मोरल मतलब नेता को लगता है कि हाँ मोरालिटी उसकी कि नहीं, ये काम तो जरूरी है। पॉलिटिकल, राजनीति के लिए भी वो ये कर सकते हैं, ठीक है। अगला कहता है फंडामेंटल राइट जो है ना, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात करता है। लेकिन अगर आप डीपीएसपी देखेंगे तो ये कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करता है, ठीक है। तो ये दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, और ये डीपीएसपी जो है दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट है दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। फंडामेंटल राइट हमने बोला ऑटोमेटिकली ही इन्फोर्स्ड होते हैं, ठीक है। जैसे लागू हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लागू हो गए। क्यों?
क्योंकि देखिए उसका जब ये लागू हुआ तो आपका अगर आर्टिकल का हनन होता है फंडामेंटल राइट का, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं है डीपीएसपी। डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए सरकार को कानून बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि बिहार में शराबबंदी का बनाया, उन्होंने कानून बनाया तभी वहां पे शराबबंदी है। हिमाचल ने नहीं बनाया तो हिमाचल में शराबबंदी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, ठीक है। अगला है क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी। अगर आपको क्रिटिसिज्म आ जाए कि डीपीएसपी का क्या क्रिटिसिज्म है, तो पहला तो यही है कि नो लीगल फोर्स, मतलब कोई कानूनी शक्ति है ही नहीं, है ना। सरकार की, राज्य की अपनी मर्जी है, वो लगाएं ना लगाएं, लगाएं तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है। इसलिए तो केटी शाह ने ना इसको पता है क्या कंपेयर किया किसके साथ, केटी शाह ने जो डीपीएसपी है इनको कंपेयर किया विद द चेक ऑफ ऑन अ बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। कहते हैं कि ये ना उस बैंक का चेक है, डीपीएसपी उस बैंक का चेक है जो तब पास होगा जब बैंक चाहेगा, यानी कि जिसका चेक है व्यक्ति का, वो नहीं, उसकी नहीं कोई भी चलेगी, किसकी चलेगी, जब बैंक के रिसोर्सेज चाहेंगे, यानी कि जब राज्य के पास पैसा होगा तो वो इनको लागू करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा तो उसकी मर्जी है वो नहीं भी करे, ठीक है। तो यानी कि डीपीएसपी क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन आप लिख सकते हैं, तो नो लीगल फोर्स, ठीक है। मैं फास्ट बोल रहा हूँ, वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप इसमें आप समझिए कि आपका ये बहुत ज्यादा खबर हो गया है, ठीक है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट। कहते हैं डीपीएसपी के में ना एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है कि इसमें ना कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, संविधान में जो है कन्फ्लिक्ट आ सकता है। कन्फ्लिक्ट कैसे, अब देखिए फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला है कि के संथानम ने ये पॉइंट आउट किया कि सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो सकती है इसको लेके। सेंटर ये बोल सकता है कि जी स्टेट का के ये, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में लड़ाई हो सकती है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में लड़ाई हो सकती है, ठीक है, कि सेंटर जो है राज्य को ये स्टेट को ये वो दे दे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सेंटर जो है स्टेट को ये डायरेक्शन दे कि जी आप इन प्रिंसिपल्स को जो है अप्लाई करें, ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स हैं इसके आगे इनको इम्प्लीमेंट करें, और अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो हम आपको वैधता नहीं देंगे राज्य सरकार की, आपकी सरकार गिरा देंगे, हम बोलेंगे कि ये सरकार जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, ठीक है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर कोई बिल लेके आया और जो डीपीएसपी के हिसाब से नहीं है तो प्रेसिडेंट उसको पास करने से मना कर सकते हैं। तो ये कह रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट लेके आ रहा है डीपीएसपी कहीं ना कहीं, ये उन्होंने उस समय की बात की थी, ठीक है। अगला है जो है इलॉजिकल अरेंज्ड है। ये क्या है, ये इलॉजिकल अरेंज कहते हैं कि जो डीपीएसपी है ना, द डायरेक्टिव्स आर नाइदर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड नॉर लॉजिकली अरेंज। कहते हैं ना तो उनको प्रॉपर्ली क्लासिफाइड किया है, ना ही जो है इनको लॉजिकली अरेंज किया गया है। क्यों, कहते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है ना उनको जो बेकार, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं उनके साथ में रख दिया गया है ना, कोई अरेंजमेंट नहीं की है कि हाँ ये अरेंजमेंट है, ये लॉजिकली है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है ये जो पुरानी नीतियों के हिसाब से जो आपने डीपीएसपी बनाए जो कि उस समय ठीक थे, क्योंकि उस समय की सिचुएशन के हिसाब से ठीक थे, लेकिन जो अभी साइंटिफिक के तौर पे जो बने उन दोनों को अपने साथ रख लिया, यानी कि पुरानी सोच वाले डीपीएसपी और जो साइंटिफिक के तौर पे जो डीपीएसपी ठीक है उन दोनों को अपने साथ में रख लिया। तो ये भी आप गलत है, यानी कि इलॉजिकली अरेंज। आप एक एक लाइन लिखेंगे उसमें भी आप आधा पेज भर सकते हैं। देखिए मैंने कोशिश ये की हुई है कि डीपीएसपी जो है कहीं ना कहीं आपका ये एक 16 नंबर का आप अटेम्प्ट कर सको इजिली, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म की बात की, उसके बाद एक और है कि कंजर्वेटिव है, ठीक है। कह रहा है कि जो डीपीएसपी ना आइवार जेनिंग्स ने ये लिखा है कि द डायरेक्टिव आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द 19th सेंचुरी। कहता है जो 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी ना ये बेसिकली वही है, डिट्टो है, यानी कि मॉडर्न के लिए तो है ही नहीं। ये सारी की सारी क्या है, जो 19वीं सेंचुरी में जो राजनीति के तौर पे जो फिलोसफी की उसमें जो भाषा चलती थी, राजनीति में ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये वही है, ठीक है। तो ये हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा, फिर हमने डिफरेंस पढ़ा, हमने आर्टिकल्स पढ़े सारे, हमने हिस्ट्री पढ़ी इसकी। अब देखिए आपको इम्प्लीमेंटेशन भी पूछा जा सकता है, वैसे तो पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, वो मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, आप खुद लिख लेंगे कि डीपीएसपी को कैसे कैसे सरकारों ने इम्प्लीमेंट किया। तो इम्प्लीमेंटेशन में मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन लेके आए 1950 में, है ना, तो ये इम्प्लीमेंट किया। फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 वाला जो लेके आए वो भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट ही किया ना डीपीएसपी को, क्योंकि डीपीएसपी अगर आप देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, मैंने अभी बात की, ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वो भी एक कहीं ना कहीं डीपीएसपी को ही इम्प्लीमेंट करता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 48A डीपीएसपी का वो बात करता था कि हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए। तो सरकार क्या कानून ले आई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई, ठीक है।
फिर उसका सरकार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आई 1980 का। तो ये इंप्लीमेंटेशन अगर आपसे आ जाए कि डीपीएसपी कैसे कैसे सरकार ने इंप्लीमेंट किए, तो आप ले सकते हैं कि 1950 में प्लानिंग कमीशन लेके आई, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई, 1980 में फॉरेस्ट एक्ट लेके आई, ठीक है। फिर मिनिमम वेगस एक्ट 1948 लेके आई, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ वेगस एक्ट 1936 लेके आई। तो ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट ही कर रहे हैं ना कि उसको डीपीएसपी में जो हमने लिखा। फिर उसके अलावा हाँ और बहुत से लिख सकते हैं आप, जैसे कि 73 अमेंडमेंट लेके आई, जिसमें कि किसको लाया गया, जो पंचायती राज सिस्टम को लेके आए, तो वो भी कहीं ना कहीं ये डीपीएसपी की ही बात की जा रही थी, वही उसको किया। फिर जैसे रिजर्व सीट्स को रिजर्व किया गया एससी एसटी के लिए, तो वो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ठीक है। नेशनल कमीशन जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1993 में आया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए 1993 में आया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में आया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007 में आया। तो ये सभी क्या है, ये इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन क्या मतलब कि कैसे कैसे लागू हुआ डीपीएसपी, तो इन आर्टिकल्स के थ्रू, इन कानून के थ्रू डीपीएसपी को लागू किया गया अलग अलग सरकारों द्वारा अलग अलग समय में। फिर उसमें आप बोल सकते हैं कि लॉज बनाए गए, जैसे कि स्लॉटर ऑफ काउज में, जो अभी हाल ही में यूपी में बना, बिहार में बना, एमपी में बना, काउज में, ठीक है। दूसरा कुछ स्टेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आए, जैसे हिमाचल में भी अभी ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये भी इम्प्लीमेंट किया गया। फिर उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जैसे शराबबंदी लागू की गई, बिहार में अभी लागू की गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन है डीपीएसपी का। फिर आप बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी भत्ता हिमाचल में हमें दिया जाता है, वो भी इम्प्लीमेंटेशन किसका है, डीपीएसपी का। तो मतलब मैक्सिमम जो कानून सरकारें लेके आ रही है वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी से ही बना के लेके आ रही है ना, वहां से उन्होंने पढ़ा और लेके आई, ठीक है। तो ये हो गया डीपीएसपी आपका, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। आप इम्प्लीमेंटेशन में ही 2 पेज भर सकते हैं अगर चाहो तो। डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी, हिस्ट्री बता दी, कॉन्फ्लिक्ट बता दिया डीपीएसपी का, और फीचर्स बता दिए गए, ठीक है। इसके अलावा और मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा इसमें। हाँ, एक चीज ये याद रखिए कि 46 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 4 डीपीएसपी ऐड हुए थे, पहले जितने थे उसके अलावा नए जो ऐड किए गए वो ऐड किए गए 46 अमेंडमेंट 1976 में। अगर आप वीडियोस पीछे देखेंगे तो जिनके आगे मैंने ये लिखा गया वो लागू हुए उसके बाद, जैसे कि आर्टिकल 39 जो कि हेल्थी डेवलपमेंट की बात करता था, चिल्ड्रन की, आर्टिकल 39A जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता था, आर्टिकल 43 जो स्टेप्स की बात करता था किसके लिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन द माइनॉरिटीज, और जो सेफगार्ड फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ 48A, ये चारों ऐड हुए 46 अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। और 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ऐड हुआ आर्टिकल 38, ठीक है। और उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने जो आर्टिकल 45 था उसमें थोड़ा बदलाव लेके आ गए वो, ठीक है। और एलिमेंट्री एजुकेशन बना दिया फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। और लेटेस्ट जो डीपी जुड़ा वो जुड़ा 97 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, जो आर्टिकल 43B है, जो हमने आर्टिकल 43B की बात की वो जोड़ा गया है कब, 97 अमेंडमेंट 2011 में, ठीक है। यानी कि सोसाइटी को इंडिपेंडेंट बना सके, जिसमें आप बोल सकते हैं टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, वो इनको प्रमोट करे। तो ये हो गया डीपीएसपी कंप्लीट। अगर आप इसे पढ़ेंगे, आप वीडियोस देखेंगे 2 बार, तो आपका पूरी तरह से डीपीएसपी हो जाएगा, और आप आराम से 16 क्या मेरे हिसाब से 32 नंबर का भी वहां आके लिख सकते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ गलत बोली हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और थैंक यू सो मच।